नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। नए साल में एक नई टिप्पणी के साथ स्वागत है आप सबका। ये आपके सब्सक्रिप्शन की ताकत है जिसने हमारी पत्रकारिता को हर तरह के विज्ञापन से आज़ाद रखा है। इसे और मजबूत कीजिए। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा सब्सक्रिप्शन आज़ाद पत्रकारिता की गारंटी है। अब 2026 की पहली टिप्पणी का श्री गणेश करते हैं। दुनिया में इस समय ये सब चल रहा है। और भारत में क्या चल रहा है? यहाँ मोदी जी अपनी चाल में मस्त हैं। गिरीश का सुनने का गाना नहीं, हनुमान जी को उड़ता हुआ देखेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इतिहास के साथ एक मजबूरी है, उसे चाहे जितना स्वर्णिम खूबसूरत बताकर बेचा जाए, लेकिन वर्तमान की रोशनी में वो ज्यादातर बर्बर, असभ्य और निरंकुश ही दिखता है। आप पन्ने पलट लीजिए, महापुरुष कम, ताकत के नशे में बौराए हिटलर, मुसोलिनी जैसे शासक ज्यादा मिलेंगे। और जो वर्तमान में देश को सदियों पुराने स्वर्णिम युग में पहुंचाने का ख्वाब बेचते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि भविष्य में एक और तानाशाह बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतिहास हमें इतना तो सिखाता ही है। इसका सबसे चमकदार नमूना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका को दोबारा महान बनाने निकले ट्रंप रास्ते में पूरी दुनिया को रेलते जा रहे हैं। आए दिन यह आदमी किसी न किसी देश को गरियाता या धमकाता नजर आता है। रूस और चीन जैसे बड़े और मजबूत देश हुए तो बस गरियाकर कलेजे पर नवरत्न तेल की मालिश कर लेते हैं, और कहीं वेनेजुएला या फिर डेनमार्क जैसा छोटा और कमजोर देश दिख जाए तो उनका हौसला अचानक हॉलीवुड की एक्शन फिल्म जैसा बन जाता है। नए साल की शुरुआत में जिस तरह अमेरिकी सेना वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लाई, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार को धमाकों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर निकोलस मादुरो की एक तस्वीर भी शेयर की। जिस नियम आधारित विश्व व्यवस्था की झंडाबरदारी कभी अमेरिका करता था, बल्कि उस विश्व व्यवस्था को बनाया ही अमेरिका ने था, आज ट्रंप खुद उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति की तरह कम और एक माफिया डॉन की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी इस लफंगई को नया नाम दिया है, डोनरो डॉक्ट्रिन। असल में ये 200 साल पुराने मोनरो डॉक्ट्रिन का ही सस्ता रिमिक्स है। इसको ऐसे समझिए, फटाफट खोल के देखा। बिल्कुल यही है डोनरो डॉक्ट्रिन। है दोनों घटिया, लेकिन कौन ज्यादा घटिया है यह तय करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके जरिए अमेरिका ने बाकी देशों को समझाया था कि अमेरिकी गली में घुसे तो घुसेड़ दिए जाओगे, जबकि अमेरिका किसी भी गली में आवारागर्दी कर सकता है। All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Doctrine. I don't know. It's Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. ट्रंप खुद दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में उंगली करने से बाज नहीं आ रहे। ईरान में तो उन्होंने बाकायदा मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे डाली है। जहां इस वक्त सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, ये तस्वीरें ईरान की हैं। आर्थिक लाचारी, बढ़ती महंगाई और डॉलर के सामने ईरानी मुद्रा की ऐतिहासिक पिटाई ने आम ईरानी की कमर तोड़ दी है। नतीजा, लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जवाब में आयतुल्ला अली खामेनाई तानाशाही का डंडा लेकर प्रोटेस्ट कुचलने में जुटे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। मरने वालों की संख्या को लेकर अलग अलग सोर्सेस से आंकड़े सामने आ रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और मानवाधिकार संगठनों ने मृतकों की संख्या 2000 से 5000 के बीच बताई है। हालांकि यह एक देश और उसके नागरिकों का अंदरूनी मसला है, मगर ट्रंप साहब हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने ईरान का बैंड बजाने पर आमादा हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। मजेदार बात यह है कि ट्रंप इसका कारण ईरान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को बता रहे हैं। मजेदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी वक्त अमेरिका में ट्रंप की बर्बर नीतियों के खिलाफ भी लोग सड़कों पर हैं, जिन्हें आइस एजेंट्स के रूप में उन्होंने अमेरिकी नागरिकों पर आवारा कुत्तों की तरह खुला छोड़ दिया है। Thousands of New Yorkers poured onto the city's emblematic Fifth Avenue on Sunday, making a bold public statement against US President Donald Trump and the policies of his administration.
the demonstrators were protesting a combination of Trump's recent military action in Venezuela and what many see as a surge of immigration agents operating across the country. आइस यानी इमिग्रेशन कस्टम एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये एजेंट्स जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं उठा लेते हैं, सरेआम पीटते हैं और यहां तक कि मौत के घाट भी उतार सकते हैं। इनका ताज़ा शिकार बनी मिनियापोलिस की 37 साल की रेनी निकोल गुड, जिन्हें उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रही थी। आइस की एक एजेंट ने कार चला रही 37 साल की महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान रेनी निकोल गुड के रूप में हुई। स्थानीय और संघीय अधिकारियों के मुताबिक आइस एजेंट एक इमिग्रेशन ऑपरेशन के दौरान महिला की कार के पास पहुंचा था। इसी दौरान महिला ने कार आगे बढ़ाने की कोशिश की और एजेंट ने गोली चला दी। अमेरिकी नागरिक इस हत्या के विरोध में सड़कों पर हैं, मगर ट्रंप और उनका पूरा प्रशासन बेशर्मी के साथ आइस एजेंट्स के बचाव में खड़ा हो गया। यह बेशर्मी और थेथराई उस मुल्क में देखने को मिल रही है जो दुनिया को लोकतंत्र की घुट्टी पिलाता था। सही मायने में हत्या के बाद इस तरह सरकार द्वारा उसका बचाव करना बेशर्मी नहीं बल्कि सत्ता की नैतिक मौत का ऐलान है। Do you have the numbers of how many American citizens were killed at the hands of illegal aliens who ICE is trying to remove from this country? I bet you don't. I bet you didn't even read up on those stories. I bet you never even read about Laken Riley or Jocelyn Nungray or all of the innocent Americans who were killed at the hands of illegal aliens in this country. And the brave men and women of ICE are doing everything in their power to remove those heinous individuals and make our communities safer. वैसे नैतिकता की मौत हो और गोदी मीडिया का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में कहीं भी कैसी भी आग लगी हो, हमारे प्राइम टाइम के हुड़क चुल्लू एंकराओं को बस एक ही सवाल सूझता है, इसमें मुसलमान कहां से घुस आए। इस गोदी एंकर को ही सुनिए, पूछ रहा है कि ईरान में मुसलमान को मार रहा है तो दर्द क्यों नहीं हो रहा है। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में हर रोज औसतन 650 मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है हर दिन। 18 दिन में 12,000, हर दिन 600-650। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गाजा प्रेमियों को दर्द ही नहीं हो रहा है। गाजा गैंग, गाजा प्रेमी, फिलिस्तीन के लिए जो लोग आंसू बहा रहे थे या जो झोला उठा रहे थे, साइलेंट मोड में चले गए हैं सारे। साइलेंट मोड या एरोप्लेन मोड होता है मोबाइल के अंदर, हर एक मोबाइल में होता है ना एक एरोप्लेन मोड, जब आप ऊपर से ऑन कर देते हैं, ये वाला एरोप्लेन मोड, ये ऑन हो गया। ये जो गाजा प्रेमी है, इन सब ने एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया अपना, क्योंकि अभी ईरान में मुसलमान को मार रहा है। ये दरबारी एंकर स्टूडियो में बैठकर हर आग में सांप्रदायिक मिर्च डालते हैं और फिर उसे पत्रकारिता का जायज स्वाद घोषित कर देते हैं। स्वाद से याद आया, एक और लबरा एंकर है। इंटरनेशनल मामलों के बॉस सुशांत सिन्हा ने तो गजब ही कर दिया। इसने अमेरिकी हमले का पिज्जा कनेक्शन खोज निकाला। और इस हमले को लेकर अमेरिका में एक पिज्जा थ्योरी भी चल रही है। अब आप कहेंगे ये क्या है बॉस? कई जगह इस बात की चर्चा है भाई, इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा है। अमेरिका में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि पिज्जा के ऑर्डर बढ़ गए तो समझो युद्ध होने ही वाला है? ये क्या है? जी हाँ, ये जो भी हो उसे खुद सुशांत सिन्हा ही एक्सप्लेन करेंगे। अमेरिका में कहा जा रहा है कि वहां का जो रक्षा मुख्यालय है पेंटागन, वहां रात में जब पिज्जा का ऑर्डर ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। इसे अमेरिका में पिज्जा इंडेक्स का नाम दिया गया है। अमेरिका में सोमवार, मंगलवार और आज पिज्जा इंडेक्स बढ़ा हुआ था। इसका मतलब वहां पर जो बैठे हुए रक्षा मंत्रालय में लोग, वो रात भर काम कर रहे हैं। रात भर काम कर रहे हैं तो भूख लग रही तो पिज्जा मंगा रहे हैं। पिज्जा मंगा रहे हैं रक्षा मंत्रालय में, तो इसको जोड़ा जा रहा है, वहां की मीडिया कह रही कि ये रात भर चल रहा है काम, ये होगा कुछ कांड। ये रात भर चल रहा है काम, ये होगा कुछ कांड। खैर, मोदी जी चाहे जितने हनुमान जी उड़ा लें, कोई भी प्राइम टाइम उनकी जयकार के बिना अधूरा ही रहता है। और ये काम अंजना ओम मोदी, माफ कीजिएगा, अंजना ओम कश्यप से बेहतर कौन कर सकता है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, संघे शक्ति कलौ युगे। संघे शक्ति कलौ युगे, यानी कलयुग में संगठन ही शक्ति है। विपक्ष कई बार ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे समय और पैसे की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सच ये है कि इस तरह के विदेश दौरों से दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत की दोस्ती मजबूत होती है। जी बिल्कुल, ये मोदी जी के विदेशी दौरों का ही करिश्मा है कि हम अमेरिका के 50% टैरिफ से बाल बच गए। पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश से लेकर चीन तक से भारत के रिश्ते अपने सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तो कब का मोदी जी के आगे सरेंडर कर ही चुका है। रियली थैंक यू मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,
यहां से आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा क्षेपक सुन लीजिए। दूर किसी मोहल्ले में चचा लठैत रहा करते थे। रोज छत से ऐलान करते, कायदे में रहो वरना ठोक दिए जाओगे। कभी पड़ोसी का लौंडा उठा लाते, कभी मोहल्ले भर में लाठी भांजते। पूरा शहर सहमा रहता, मगर भतीजा खुश था। कहता चचा ने मारा है तो सोच समझकर ही मारा होगा। फिर एक दिन चचा की नजर अपने ही आंगन में गई। भतीजे का कमरा पसंद आ गया। बोले खाली कर दो वरना लठिया दूंगा। भतीजा घबराया, चचा मैं तो हमेशा आपके साथ ही खड़ा था। इस पर चचा ने तजुर्बे भरी मुस्कान भरी और बोले, भतीजे लाठी का मिजाज ही यही है, घूमकर अक्सर उसी के पिछवाड़े पर पड़ती है जो बगल में खड़ा होता है। इस कहानी में चचा लठैत है डोनाल्ड ट्रंप, भतीजा है नेटो के देश और कमरा है ग्रीनलैंड, जिस पर अब चचा ट्रंप की नजर टिक गई है। जब ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी, तब लगा था कि चचा फालतू की बकलोली कर रहे हैं, मगर अब मामला मजाक से धमकी तक पहुंच गया है। ट्रंप न सिर्फ ग्रीनलैंड पर दावा ठोक रहे हैं बल्कि उस पर हमला करने की बातें भी कर रहे हैं। हालांकि ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया है कि वो बिकाऊ नहीं है और अगर उसे अमेरिका और डेनमार्क के बीच में चुनना पड़ा तो वो डेनमार्क को ही चुनेगा। I would like to reiterate, Greenland is not for sale. And if we have to choose between the USA and Denmark here and now, we choose Denmark. ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के बारे में ट्रंप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रीनलैंड में रूस और चीन का प्रभाव बढ़ता जाएगा। अगर ये बात सही भी है तो फिर रूस का यूक्रेन पर आक्रमण गलत कैसे हो सकता है? वो भी तो नाटो का प्रभाव को रोकने के लिए ही यूक्रेन को रेले पड़ा है। दरअसल ट्रंप के ग्रीनलैंड मिशन के पीछे वजह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। असल वजह है ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार। स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक के उत्पादन के लिए अहम रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का लगभग एकाधिकार है। यही वजह है कि ट्रंप वेनेजुएला के तेल भंडार के बाद अब ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल्स भंडार पर भी कब्जा करना चाहते हैं। मगर ट्रंप की उस खुरापात ने ऐसा बवाल काटा कि नाटो का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया। दरअसल ग्रीनलैंड भले ही स्वायत्त हो, लेकिन उसकी सुरक्षा डेनमार्क के जिम्मे है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है और अमेरिका भी। नाटो का उसूल है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो यह हमला सारे नेटो मेंबर्स पर माना जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर हमला करने वाला भी नाटो का मेंबर ही निकला तो बाकी सदस्य क्या करेंगे? यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। यहीं पर खेल फंस गया है। जो पश्चिमी देश अब तक अमेरिका की पीठ पर बैठकर दुनिया में रेलमपेल मचाते थे, अब उन्हीं की गुद्दी चचा ट्रंप ने दबोच ली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो नेटो के साथ सहयोग नहीं, संभोग करेंगे और ग्रीनलैंड के अब्बा कहलवाना ही उनकी ख्वाहिश है। वैसे ही जैसे भले ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज न मिला हो, लेकिन दूसरे को मिले अवार्ड हथियाकर ही वो खुद को विजेता मान चुके हैं। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया है। पिछले 1 साल से नोबेल की रट लगाए बैठे ट्रंप ने इसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। ऐसा पगलाया आदमी जब दुनिया की सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठा हो तब आप भगवान को ही याद कर सकते हैं। दुनिया के नियम कायदे गए तेल लेने, अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस और उसी का पूरा तबेला। और जब दुनिया में ऐसी भू राजनीतिक भसड़ मची हुई है, उस वक्त मोदी जी जो कर रहे हैं वह तो आप सब देख ही रहे हैं। किरिश का सोने का गाना। यह वीडियो जितना हास्यास्पद है उससे भी ज्यादा हास्यास्पद है वो खबरें जो आजकल फिजाओं में उड़ रही हैं। मोदी जी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ हनुमान जी को उड़ा रहे थे और खबरें हैं कि अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बाद भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से बाहर होने जा रहा है। इन खबरों और अटकलों को देखते हुए भारत सरकार ने बीते शुक्रवार को एक जवाब दिया है कि चाबहार के संचालन को जारी रखने के लिए वह अमेरिका के अलावा ईरान के साथ संपर्क बनाए हुए है। चाबहार को लेकर इन अटकलों को हवा मिली इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने चाबहार परियोजना से खुद को रणनीतिक रूप से पीछे करना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में किसी भी अमेरिकी प्रतिबंध से बचा जा सके। कभी चाबहार को मोदी जी अपनी सफलता में गिनवाते थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है जी, ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लगे हाथ यह खबर भी जान लीजिए। भारत ने शनिवार को घोषणा की कि वह ब्रिक्स देशों के साझा नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा। ब्रिक्स भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है जिसे अमेरिका और ट्रंप अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। भारत ने इससे कन्नी काटते हुए कहा है यह नौसैनिक अभ्यास ब्रिक्स की कोई आधिकारिक या संस्थागत गतिविधि नहीं है। मोदी जी की ट्रंप से दोस्ती की ये सारी कीमतें भारत चुका रहा है।
विदेश नीति की ऑटोनॉमी अब अमेरिका की मोहताज है। विदेश नीति की पतंग भले ही मोदी जी उड़ाते हुए दिख रहे हों, मगर इसकी डोर ट्रंप ने कस रखी है। वेनेजुएला हो, ईरान हो या ग्रीनलैंड, भारत का एक भी साफ स्टैंड देखने को नहीं मिला। माना जा सकता है कि हर मुद्दे पर बोलकर अमेरिका से बैर मोल लेना समझदारी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नया भारत अब अपने लिए भी कोई स्टैंड नहीं ले सकता? ये सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पैदा किया है जहां जर्मन चांसलर भारत की रूस पर निर्भरता को कम करने की बात कर रहे थे और पीएम मोदी बगल में खड़े खामोश सुन रहे थे। We want to deepen our defense industries and the cooperation of our defense industries, and this has strategic significance. That strengthens both, and that leads to the fact that India is less dependent on Russia. अब असली सवाल ये नहीं है कि मोदी जी चुप क्यों हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या ये चुप्पी भारत को ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और मनमानियों से बचा पाएगी? इससे भी बड़ा खतरा ट्रंप का ये नया डोनरो डॉक्ट्रिन है, जिसका असली मतलब यही है कि ताकतवर जो चाहे करे और दुनिया उसे नियम माने। अगर अमेरिका खुलेआम दूसरे देशों पर कब्जे, धमकी और दखल को जायज ठहराएगा, तो फिर कल को चीन ताइवान, दक्षिण चीन सागर या भारतीय सीमा पर यही तर्क क्यों नहीं देगा? तब भारत क्या करेगा? कुल मिलाकर इस वक्त भारत की विदेश नीति किसी सोच से नहीं, संयोग से चलती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और हमारे नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए 1000 साल गुजर गए, मंदिर को दोबारा बने 7 दशक हो गए, मगर उनको असली खतरा आज भी नेहरू जी से है। जाहिर है जनता को धर्म की गोलियां इसीलिए दी जा रही हैं ताकि महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति की बदहवासी का बुखार महसूस ही न हो। खैर, अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। राम मंदिर भी अब बन चुका है, लेकिन उसी अयोध्या की वनराजा बस्ती में रामराज्य तो दूर, बिजली भी नहीं पहुंची है। लिहाजा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की भारी परेशानियों का आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। बिजली आवता है नहीं? नहीं ना आवत बिजली कुछ कौनो व्यवस्था नहीं ना। तो छोटे छोटे बच्चन का लेके कैसे रहा था? ऐसे रही थे नियारे में। तेल वोल तो अब तो मिलबे ना है। अब ना मिलत तेल वाला। तो फिर का चलावत हैं? कैसे खाना पीना बनाइए? खइया ध्यान अनहियारे में बनाई नहीं पाई थे, दिन ही बनैली थे ना, तनहियारे में कहाँ बना पाऊ। कहता है जब प्रधानी जीत जाएंगे तब बनेंगे, ना तो कोई बात नहीं बनेंगे। जब जीत जाते हैं तभी नहीं आते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।